चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें वक्त में पीछे ले जाएगा, सीधे उस भाषा की जड़ों तक जिसे हम सब हर रोज बोलते, सुनते और समझते हैं, हमारी अपनी हिंदी। सोचिए जरा, हम सब हिंदी में बात करते हैं, अपने ख्याल जाहिर करते हैं, यहाँ तक कि सपने भी देखते हैं। पर कभी ये सोचा है कि ये जो जबान है, ये आई कहाँ से? इसकी कहानी कितनी पुरानी होगी, कितनी मजेदार होगी? बस यही सवाल है जिसके जवाब की तलाश में हम आज निकले हैं। और देखिए, शुरुआत ही कितनी चौंकाने वाली है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, हमारे और यूरोप वालों के पूर्वज किसी समय एक ही भाषा बोलते थे। जरा सोचिए, इसका मतलब यह है कि हिंदी की कहानी सिर्फ हिंदुस्तान तक ही नहीं है। अरे ये तो एक बहुत बड़े, एक ग्लोबल फैमिली का हिस्सा है। तो ठीक है, अगर हिंदी के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि दुनिया की भाषाओं के बड़े से परिवार में इसकी जगह कहाँ है। चलिए इस बड़े से मैप पर हिंदी को ढूंढते हैं। पता है, दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। अब इतनी सारी भाषाओं को समझना तो मुश्किल है ना? तो भाषा वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने समानताओं के आधार पर इन सबको मोटे तौर पर करीब 13 बड़े भाषा परिवारों में बांट दिया। समझिए, ये भाषाओं के विशाल समुद्र में रास्ता खोजने का एक तरीका है। और इन परिवारों में जो सबसे बड़ा, सबसे फैला हुआ खानदान है वो है भारोपीय, यानी इंडो यूरोपियन परिवार। और सबसे मजे की बात, अपनी हिंदी, जी हां, अपनी हिंदी इसी विशाल परिवार का एक बहुत ही खास हिस्सा है। अब ये जो भारोपीय परिवार है ना, इसे हम 2 बड़ी शाखाओं में देख सकते हैं, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। अपनी हिंदी आती है पूर्वी शाखा में, और जानते हैं इस शाखा में इसके साथी कौन है? रूसी और फारसी जैसी भाषाएं। कितना कमाल का है ना कि एक ही जड़ से निकली भाषाएं हजारों सालों में अपने अपने अलग रास्तों पर चल पड़ी। चलिए अब दुनिया से वापस भारतीय उपमहाद्वीप पर आते हैं। यहां से हमारी कहानी का असल सफर शुरू होता है, आर्य भाषाओं के आने और फिर यहीं पर उनके फलने फूलने के साथ। देखिए, भारतीय आर्य भाषाओं के इस पूरे विकास को ना हम आसानी से समझने के लिए 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है प्राचीन काल, फिर आता है मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। ये टाइमलाइन एक तरह से हमारे लिए एक रोड मैप का काम करेगी। तो हमारे सफर का पहला स्टॉप है प्राचीन काल। ये वो दौर था जब संस्कृत भाषा का राज था, वही संस्कृत जिसे हमारी कई भाषाओं की जननी यानी मां माना जाता है। इस जमाने में भी संस्कृत के 2 रूप थे। पहला और ज्यादा पुराना था वैदिक संस्कृत। ये वेदों की भाषा थी, करीब करीब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। फिर समय के साथ इसका एक और सुधरा हुआ रूप सामने आया, जिसे हम लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। जो वैदिक संस्कृत थी, उसमें हमारे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद जैसे महान ग्रंथ लिखे गए। ये सिर्फ एक भाषा नहीं थी, समझिए ये उस समय के ज्ञान और संस्कृति की नींव थी। और हाँ, ये बहुत ही जटिल और नियमों में बंधी हुई भाषा थी। फिर आए पाणिनि जैसे व्याकरण के जादूगर, जिन्होंने भाषा के नियमों को तय किया, उसे एक स्टैंडर्ड रूप दिया, और इसी से जन्म हुआ लौकिक या कह लीजिए क्लासिकल संस्कृत का। हमारे जो महान ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, वो इसी सरल और सुधरे हुए रूप में लिखे गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझ सकें। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आ पहुंचते हैं मध्यकाल में। ये एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। ऐसा दौर जब भाषाएं और आसान होती गईं और आम लोगों के और करीब आती गईं। तो सवाल यह है कि यह बदलाव आया क्यों? देखिए, एक तो संस्कृत काफी जटिल थी और दूसरा बौद्ध और जैन जैसे नए धर्मों का उदय हो रहा था। अब इन धर्मों को अपने विचार आम लोगों तक पहुंचाने थे, तो उन्हें एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो सबकी समझ में आए, है ना? तो भाषा का ये जो विकास है, ये एक नदी की तरह आगे बढ़ा। सबसे पहले संस्कृत, उससे निकली पाली जो बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा बनी। फिर पाली से बनी प्राकृत और प्राकृत से आगे चलकर अपभ्रंश। हर पड़ाव पर भाषा और सरल होती गई, आम इंसान के और करीब आती गई। अब ये अपभ्रंश शब्द बड़ा मजेदार है। इसका मतलब होता है टूटी फूटी या बिगड़ी हुई। ये वो आखिरी पड़ाव था, एक पुल की तरह, जिसने पुरानी प्राकृत को हमारी आज की आधुनिक भाषाओं से जोड़ा। और इसी अपभ्रंश के अलग अलग रूपों से ही हिंदी, गुजराती, बंगाली जैसी भाषाएं पैदा हुईं। और लीजिए, अब हम आ पहुंचे हैं अपने सफर के सबसे एक्साइटिंग मोड़ पर, जहां जन्म होता है हमारी आज की हिंदी का। साल था लगभग 1000 ईस्वी। ये वो टाइम है जिसे ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहीं से आधुनिक भारतीय भाषाओं ने, जिसमें हिंदी भी शामिल है, अपनी शक्ल लेनी शुरू कर दी थी।
ये एक तरह की खामोश क्रांति थी, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने हिंदी के इतिहास की दिशा ही बदल दी। हाँ, पर ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि जो अपभ्रंश भाषा थी, उसी के अंदर से धीरे धीरे अलग अलग इलाकों में नई भाषाओं के बीज फूट रहे थे। और उन्हीं में से एक धारा थी जिसने उस भाषा की नींव डाली जिसे आज हम सब हिंदी कहते हैं। तो देखा, हिंदी की कहानी कितनी गहरी और कितनी लंबी है, सदियों पुरानी। पर रुकिए, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्योंकि भाषा म्यूजियम में रखी कोई पुरानी चीज नहीं होती। ये तो एक जिंदा बहती हुई नदी है। इसका सफर भारोपीय परिवार के उस पुराने सोते से शुरू हुआ, फिर संस्कृत, पाली और प्राकृत जैसी धाराओं से होता हुआ आज हिंदी की शक्ल में हमारे सामने है। और ये सफर ये कभी नहीं रुकता, ये तो बस बहती रहती है, बदलती रहती है। और बस यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर भाषा हमेशा बदलती ही रहती है, तो सोचिए आज से 500 साल बाद की हिंदी कैसी होगी? उसमें कौन से नए शब्द होंगे? उसका अंदाज कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि भाषा सच में जिंदा